शक्ति के बारे में बात कर रहा हूं तो अगला चैप्टर खोलता हूं। पाठशाला में अब महिला आरक्षण बिल को लेकर राहुल गांधी की ओबीसी पॉलिटिक्स का टेस्ट, क्योंकि जब देश महिला आरक्षण बिल के पास होने का जश्न मना रहा है तो राहुल गांधी जाति जगत जनगणना और ओबीसी कोटे की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी को उनका और कांग्रेस का वो इतिहास आज याद दिलाना जरूरी है जो वो भूल गए। देश में बरसों से महिला आरक्षण की बात होती रही, लेकिन कभी महिला आरक्षण बिल को कोई पास नहीं करवा पाया। सिर्फ इस बिल के नाम पर राजनीति चमकाई जाती थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया, तो मोदी विरोधियों को अब ओबीसी कोटा याद आने लगा। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद राहुल गांधी आज फिर ओबीसी कोटा और जातिगत जनगणना की बातें करने लगे। जबकि आप देखिए कि महिला आरक्षण बिल को लेकर जो लंबी सियासी लड़ाई 27 सालों से चली आ रही थी, उसे नरेंद्र मोदी ने 3 दिन में खत्म कर दिया। भाई, बड़ी बड़ी पार्टियां जो 27 साल में नहीं कर पाई, वो नरेंद्र मोदी ने 3 दिन में किया, और वो भी बहुत आसानी से और रिकॉर्ड वोट्स। दोनों सदनों में कोई भी इस बिल का विरोध नहीं कर पाया। लोकसभा में तो 2 वोट विरोध में पड़े भी। राज्यसभा में अगर आप देखेंगे कि क्या स्थिति बनी है, महिला आरक्षण बिल जिसको लेकर कल वोटिंग हुई राज्यसभा में, उसकी स्थिति देखिए। आप सोचिए, मैंने आपको कल भी बताया था कि जिसको लेकर 27 साल से मामला अटका हुआ है, अगर आप देखेंगे पक्ष और विपक्ष में वोट, राज्यसभा में देखिए, राज्यसभा में पक्ष में कितने वोट पड़े? 215 वोट पड़े, और विपक्ष में 0 वोट। एक भी आदमी विपक्ष में वोट नहीं डाल पाया। जबकि यही वो राज्यसभा है जहां माइक छीनने, माइक तोड़ने, पर्चे उड़ाने का सब कुछ हुआ था काम। और लोकसभा, जहां तो ये बिल यूपीए की सरकार लेके नहीं जा पाई, इतनी ज्यादा सियासी घबराहट हो गई थी, वहां पक्ष में 454 वोट पड़े थे और विपक्ष में 2 वोट ओवैसी साहब के पार्टी के पड़े थे। मतलब मोटे तौर पर आप देखें तो विरोध में सिर्फ 2 लोग इस महिला आरक्षण बिल के थे और कोई नहीं। आप सोचिए कितनी जबरदस्त बात है। 27 साल से जो काम अटका हो, वो इस मेजॉरिटी के साथ 3 दिन में कर दिया नरेंद्र मोदी ने। यह है नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका। यह इसलिए बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि जो बिल 27 सालों से लटका हुआ था, उसे पीएम मोदी ने बहुत आराम से रिकॉर्ड मतों से पास करा है। सालों से महिला आरक्षण की गाड़ी ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने पर आकर रुक जाती है। इसके आगे जाने की हिम्मत ही सरकार नहीं दिखा पाती। लेकिन जो पार्टियां दशकों से इस मुद्दे को भुनाकर महिला आरक्षण बिल के लिए स्पीड ब्रेकर बनी हुई थी, वो सारी पार्टियां भी मोदी सरकार के सामने जोर नहीं दिखा पाई। महिला आरक्षण बिल पास करने की उपलब्धि बड़ी थी, इसलिए इसका जश्न भी बड़ा मनाया गया। आज बीजेपी हेडक्वार्टर में महिला मोर्चा की तरफ से पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने बीजेपी के महिला नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह बिल रिकॉर्ड मतों से पारित हुआ है। जिस बात का देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ है। एक बार नरेंद्र मोदी को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि राहुल गांधी कैसे इसमें ओबीसी पॉलिटिक्स ले आए। कभी कभी किसी निर्णय में देश के भाग्य को बदलने की क्षमता होती है, और आज हम सभी ऐसे ही एक निर्णय के साक्षी बने हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है। जिस बात को देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ है। लेकिन महिला आरक्षण बिल पास होने पर आज राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का फोकस महिला आरक्षण से ज्यादा ओबीसी आरक्षण पर था। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें इस बात पर गुस्सा आता है, चिढ़ होती है कि देश को चलाने वाले 90 सचिवों में से सिर्फ 3 ही ओबीसी से। इसी के साथ राहुल गांधी ने यह भी वादा किया कि जब उनकी सरकार सत्ता में आएगी तो वो जातिगत जनगणना करवाएंगे और ओबीसी वर्ग को उनका हक दिलाएंगे। एक बार राहुल जी को सुनिए, फिर मैं राहुल जी की जो बातें हैं उसका सच आपको बताऊंगा। अगर मुझे दिखे कि ओबीसी कम्युनिटी जो है, जो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, किसी को नहीं मालूम कितने लोग हैं, बट लोग कहते हैं 50% तक हो सकते हैं। जब मुझे दिखता है कि एक कम्युनिटी है जिसमें हिंदुस्तान की 50% आबादी है और
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज में 3 लोग हैं, 90 में से 3, और वो 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो मुझे गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, इस देश में हो क्या रहा है। और जैसे ही हमारी 3 सचिव, आंकड़ा कहां से लाए? ये तो उसी जमाने के सचिव हैं जब कांग्रेस का राज हुआ करता था, तब इनका बैच था। ये सब बातें तो मैं बता चुका, लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं बार बार। लेकिन आज राहुल गांधी जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उठा रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार पर यह आरोप भी लगा रहे कि यूपीए सरकार ने 2011 में जातिगत जनगणना करवाई थी, मोदी सरकार ने उसके आंकड़े क्यों नहीं जारी किए। लेकिन राहुल गांधी शायद यह भूल गए कि 2011 से 2014 तक उनकी खुद की सरकार थी, उनकी सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई थी, लेकिन खुद ही इसका डेटा छिपा लिया था। तब क्यों नहीं डेटा बता दिया? अगर इतनी चिंता थी, बहुत गुस्सा आ रहा है कि दलितों को, ओबीसीज को उनका हक नहीं मिल रहा है, तो जातिगत जनगणना जब खुद कराई, 2011 में रिपोर्ट आई, तो क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने 3 साल में उसको बताया? आप खुद देखिए, जातिगत जनगणना रिपोर्ट आई, इसकी रिपोर्ट आई 2011 में, इसकी रिपोर्ट आ गई 2011 में आ गई। 2011 से 2014 यूपीए की सरकार, तब तो नरेंद्र मोदी नहीं थे, आपके दिल में बहुत दर्द था पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए। 3 साल तक, 3 साल डेटा पब्लिश नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? अगर आपको इतनी चिंता थी, आज आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वो डेटा पब्लिश करें, आपने क्यों नहीं किया? और खर्च कितना हुआ? जिस डेटा को दिखाया ही नहीं, उस डेटा को कलेक्ट करने में देश का 5,000 करोड़ रुपया खर्च हो गया। 5,000 करोड़ रुपया खर्च हो गया उस काम के लिए जो आपको दिखाना ही नहीं था। देश का इतना पैसा खर्च करने के बाद भी आपने आंकड़े जारी नहीं किए। क्यों भाई? तब आपके पास पूरा मौका था, हाथ में जातिगत जनगणना के आंकड़े थे, फिर भी आपने देश के सामने आंकड़े क्यों नहीं बताए? हालांकि इसके बाद देश में 9 साल तक नरेंद्र मोदी की सरकार है, और मोदी सरकार ने आंकड़े क्यों नहीं जारी किए, उस पर भी आपको जानकारी दूंगा। लेकिन पहले कांग्रेस का हिसाब किताब बता दूं तो, क्योंकि कांग्रेस ने जैसा पैंतरा केंद्र में चला, वैसा ही कर्नाटक में भी किया था। अगर आप देखेंगे, इसी जातिगत जनगणना के बारे में आपको बताऊं कि कर्नाटक में क्या हुआ था। कर्नाटक में 2013 से लेकर 2018 तक किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। और 2014 में जातिगत जनगणना के आदेश हुए, आदेश दिया गया कि भाई क्या करा लो, जातिगत जनगणना करा लो। बजट भी पास हुआ, और इसका बजट कितना था भाई? 162 करोड़ रुपए, 162 करोड़ का बजट भी पास हो गया। 2015 में रिपोर्ट भी आ गई, रिपोर्ट आई, और 2018 तक, 2013 से 2018 तक किसकी सरकार थी? कांग्रेस की, लेकिन वहां भी आंकड़े जारी नहीं किए। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में विपक्ष में आई, तो यह आंकड़े जारी करने की मांग करने लगी। साल 2021 में कांग्रेस ने यह वादा किया कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो ये रिपोर्ट जारी करेंगे। मई 2023 में सरकार बनी, करीब 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आंकड़े अगर आपको मिले हों तो आप बता दीजिए। अब सवाल यह कि इन्होंने तो जातिगत जनगणना करा ली, रिपोर्ट देख ली, रिपोर्ट रख ली, बताया नहीं। नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं बताया? 2011 में हुई जातिगत जनगणना के आंकड़े नरेंद्र मोदी सरकार ने क्यों नहीं जारी किए, इसके बारे में बताता हूं। साल 2021 महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी और यह मांग रखी कि केंद्र सरकार 2011 के जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करे, ताकि महाराष्ट्र सरकार जिला परिषद और पंचायत समिति में ओबीसी आरक्षण लागू किया जा सके। इसके विरोध में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके बताया था कि साल 2011 में जो जातिगत जनगणना हुई थी वो भयंकर गलतियों भरी हुई थी और ये आंकड़े इस्तेमाल के लायक ही नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में बताया कि जनगणना के दौरान जाति से जुड़े जो आंकड़े जुटाए गए वो विश्वसनीय नहीं थे। इन आंकड़ों का इस्तेमाल न तो आरक्षण देने के लिए किया जा सकता है, ना ही चुनाव या नौकरी देने में।
2011 में जो जनगणना हुई उसमें 46 लाख जातियों का जिक्र है, जबकि 1931 में जो आखिरी जाति जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे उस वक्त 4147 जातियां थी। अब यह कैसे हो सकता है कि कुछ जातियां उपजातियों में बंट गई होंगी और उनकी संख्या बढ़ गई होगी, लेकिन जातियों के आंकड़े में इतना बड़ा अंतर कैसे होगा कि 4000 जातियां 40 लाख जातियों में बदल जाएंगी? 40 लाख में सरकार ने बताया कि जनगणना में महाराष्ट्र में ही केवल 4,28,000 जातियां थी और महाराष्ट्र की कुल 10 करोड़ जनसंख्या में से 1 करोड़ जनसंख्या के सामने जाति के कॉलम में कोई जाति ही नहीं लिखी हुई थी। तो इसी वजह से नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं जारी की। उसने कहा भैया ये जातिगत जनगणना जो यूपीए सरकार ने कराई है ये किस काम की है? तो कूड़ा है भाई, इससे आप कैसे देंगे? और इसीलिए लगता है कि 3 साल सत्ता में रहने के बावजूद, देश का 5,000 करोड़ रुपया फूंकने के बावजूद उस वक्त की सरकार ने भी ये आंकड़े नहीं दिखाए। जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी के परनाना क्या सोचते थे यह भी उनको ध्यान रखना चाहिए। जिन नेहरू को कांग्रेस सबसे ज्यादा मानती है उनकी सरकार ने 1951 में ही यह तय कर लिया था कि देश में जातिगत आधार पर जनगणना नहीं की जाएगी। जो जनगणना की जाएगी वो सिर्फ SC ST तक सीमित रहेगी। इस फैसले में उनके साथ बाबा साहब अंबेडकर और सरदार पटेल भी शामिल थे। इन नेताओं का साफ मानना था कि जातिगत जनगणना का मतलब यह है कि देश में गुस्सा और अशांति का माहौल बन सकता है। लेकिन राहुल गांधी अब अपने ही लोगों को भूल गए, अपनी ही विरासत में मिली पॉलिटिक्स को भूल गए। जैसे वो ये भूल गए कि महिला आरक्षण का बिल जब वो लोग लाए थे यूपीए के जमाने में तो कोटे में कोटा नहीं था, लेकिन अब मांग रहे हैं कोटे में कोटा। वैसे ही भूल गए कि उन्होंने जातिगत जनगणना कराई थी लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए। और नाना जी, परनाना जी, नेहरू जी क्या कहते थे, लेकिन पॉलिटिक्स है, चल रही।